हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके गुलमोहर के पहले चैप्टर यानी मीटिंग सीज़न के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि इस कहानी को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो आप लोग इसका वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे हमारे चैनल पे, या फिर मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग ज़रूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1, Who was going to visit the inn? Was he someone important? How do you know? मतलब उनके रेस्टोरेंट में कौन आने वाले थे? क्या वो कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन थे? और अगर थे तो आप ये कैसे बोल सकते हैं? इसका आंसर ये हो जाएगा, द बेस्ट कस्टमर ऑफ द inn was going to visit। यानी उनके जो सबसे अच्छे कस्टमर थे वो उस दिन उनके रेस्टोरेंट में आने वाले थे। Yes, he was a very famous painter. This is clear by the fact that Amandine tells Yannick to do everything properly. वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन थे क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे, और ये इस बात से क्लियर होता है कि अमंडाइन यानिक को हर चीज़ ठीक ढंग से करने को कह रही है। क्वेश्चन नंबर 2, Why did Amandine try to remove the burning tablecloth from the fire? अमंडाइन टेबल क्लॉथ को आग से खींचने की कोशिश क्यों करती है? इसका आंसर है, अमंडाइन tried to remove the burning tablecloth from the fire because she thought that the painter must have drawn something as a tip on the tablecloth for her father। यानी कि अमंडाइन उस जलते हुए टेबल क्लॉथ को आग से इसलिए खींचने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे लगा शायद वो पेंटर जो उनके यहाँ पे डिनर पे आए थे उन्होंने उसके फादर के लिए उस टेबल क्लॉथ पे कुछ ड्रॉ किया हो। क्वेश्चन नंबर 3, डिड अमंडाइन थिंक हर फादर वुड बी एंग्री विथ हर फॉर द बर्न टेबल क्लॉथ? व्हाट टेल्स यू दिस? मतलब क्या अमंडाइन को लग रहा था कि उसके पापा उस पर गुस्सा करेंगे उस जलते हुए टेबल क्लॉथ के लिए? अगर हाँ तो यह आपको कैसे पता चलता है? तो इसका आंसर है, यस, अमंडाइन थॉट दैट हर फादर वुड बी एंग्री विथ हर फॉर द बर्न टेबल क्लॉथ। हाँ, अमंडाइन को लग रहा था कि उसके पिता उससे गुस्सा होंगे उस जलते हुए टेबल क्लॉथ के लिए। Amandine's sudden behavior tells us about this. She blamed Yannick for the burnt tablecloth before he asked her anything. अमंडाइन के अचानक बिहेवियर से ये बात हमें पता चलती है। वो उस जलते हुए टेबल क्लॉथ के लिए यानिक पे इल्ज़ाम लगाती है, जबकि उसके पिता ने उससे इस बारे में पूछा तक नहीं था कि ये किसने किया। क्वेश्चन नंबर 4, I thought she was going to lie. Who is the speaker talking about? Why did he think that she was going to lie? मतलब यहाँ स्पीकर ये खुद बोल रहे हैं कि मुझे लगा वो झूठ बोलने वाली है। तो यहाँ पूछा जा रहा है स्पीकर किसके बारे में बात कर रहे हैं और उन्हें ऐसा क्यों लगा कि वो झूठ बोलने वाली है? इसका आंसर है, स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट हर कजिन अमंडाइन। स्पीकर यहाँ अपनी कजिन अमंडाइन के बारे में बात कर रहा है। ही थॉट दैट शी वॉज गोइंग टू लाई बिकॉज शी वॉज फिल्ड विथ फियर एंड नर्वसनेस एंड हैड ऑलरेडी ब्लेम्ड द स्पीकर फॉर द बर्न टेबल क्लॉथ। स्पीकर यानी यानिक ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि अमंडाइन पूरी तरह से डरी हुई और घबराई हुई थी और वो पहले ही यानिक पे इल्ज़ाम लगा चुकी थी कि टेबल क्लॉथ उसी ने जलाया था। क्वेश्चन नंबर 5, आई हैड वर्कड आउट एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। व्हाट वाज द स्पीकर गोइंग टू डू एंड व्हाई? व्हाट डज दिस से अबाउट हिम? मतलब यहाँ स्पीकर कह रहा है कि वो पहले ही सोच चुका है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। अब यहाँ पे सवाल है
कि स्पीकर क्या करने वाला है और क्यों करने वाला है, और इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। इसका आंसर है द स्पीकर वॉज गोइंग टू मेक एवरीथिंग फाइन by meeting that famous painter again and requesting him for another such painting। मतलब स्पीकर सारी चीज़ों को सही करने वाले थे। कैसे? वो जाकर उस फेमस पेंटर से मिलने वाले थे और उनसे रिक्वेस्ट करने वाले थे कि वे फिर से एक और वैसा ही पेंटिंग उसके लिए बना दे। This says that the speaker was a very nice brother who cares for her sister। He only wanted her happiness। इससे हमें स्पीकर के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि वे एक बहुत ही नाइस ब्रदर थे जो अपनी बहन का ख्याल रखते थे और हमेशा उसे खुश देखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ दैट आई वॉज दिस क्लोज टू हिम आई कुड सी ही वॉज इंडीड वेरी ओल्ड बट हिज आईज वेयर यंग ब्राइट एंड सर्चिंग। यह स्पीकर कह रहा है कि वो उसके बहुत क्लोज था और जब वो उसके क्लोज गया तो उसे देख के लगा कि वे जो ओल्ड मैन थे वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थे, पर उनकी आंखें अभी भी जवान थी, बहुत ही चमकदार थी और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाली थी। इसका पहला क्वेश्चन है हाउ हैज़ दिस इमेज ऑफ द पेंटर बिन कॉन्ट्रास्टेड अगेंस्ट यानिक्स फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ हिम। पेंटर का ये इमेज जो अब यानिक ऑब्जर्व कर पा रहा है उसके पहले इम्प्रेशन से कितना डिफरेंट है। इसका आंसर है इन यानिक्स फर्स्ट इम्प्रेशन द पेंटर हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज अ सिंपल ऑर्डिनरी मैन दो अमंडाइन टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ वेरी फेमस पेंटर। मतलब अभी तो यानिक को पेंटर बहुत ही ओल्ड लग रहे थे, लेकिन फिर भी उसे उनकी आंखें बहुत ही यंग ब्राइट और सर्चिंग लग रही थी। लेकिन उनके पहले इम्प्रेशन में वो पेंटर बहुत ही सीधे साधे और सामान्य व्यक्ति लगे थे, जबकि अमंडाइन ने यानिक को कहा भी था कि वो एक बहुत ही फेमस पेंटर है। अब 6 नंबर का ही दूसरा क्वेश्चन हाउ डज यानिक्स इनिशियल रिएक्शन टू द ओल्ड मैन्स अपीयरेंस प्रिपेयर यू फॉर द रेस्ट ऑफ द इवेंट्स इन द स्टोरी। यानिक का जो शुरुआती रिएक्शन था उस ओल्ड मैन के अपीयरेंस यानी वेशभूषा को लेकर, वो आपको आगे के स्टोरी के लिए किस तरह तैयार करती है। इसका आंसर है थ्रू आउट द कंटेक्स्ट यानिक्स इनिशियल रिएक्शन टू द ओल्ड मैन्स अपीयरेंस प्रिपेयर अस वेरी ड्रामेटिकली for the rest of the events. Many questions arises in our mind like who is this old man? Is he the famous painter Cézanne? Is he going to draw another painting for an unknown boy? मतलब इस पूरी कहानी से हम कह सकते हैं कि जो यानिक का शुरुआती रिएक्शन था उस ओल्ड मैन के लिए, वो हमारे दिमाग को बहुत ही नाटकीय रूप से तैयार करती है आगे के इवेंट्स के लिए। हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, जैसे वो ओल्ड मैन कौन था, क्या वो वही फेमस पेंटर सीज़ेन था, और क्या वो यानिक के लिए दोबारा वैसे ही पेंटिंग तैयार करने वाला था, जबकि यानिक उस पेंटर के लिए एक अननोन बॉय था, मतलब वो उसे जानते नहीं थे, तो वो उनके लिए क्या पेंटिंग बनाने को रेडी होंगे। Question number 7. Just as I had seen them in Brittany, what did the speaker see in Brittany? What did he compare that sight with? Do you think he was surprised that they were so similar? मतलब यहाँ स्पीकर कह रहे हैं कि ठीक इसके जैसा ही उन्होंने ब्रिटानी में देखा था। अब सवाल है कि स्पीकर ने ब्रिटानी में क्या देखा था और वे उस साइट को, यानी उन्होंने जो ब्रिटानी में देखा था, उसे किससे कंपेयर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो स्पीकर इस बात से सरप्राइज है कि दोनों चीज़ें बहुत ही सिमिलर है? इसका आंसर है द स्पीकर सॉ 4 सेलिंग बोट्स इन ब्रिटानी
He compared that sight with the old man's painting. Yes, he was surprised that they were so similar. मतलब स्पीकर ने 4 बोट्स देखे थे ब्रिटानी में जो समंदर में तैर रहे थे। वो उस साइट को ओल्ड मैन के पेंटिंग के साथ कंपेयर कर रहा है और हाँ, वो इससे बहुत ज़्यादा सरप्राइज है कि वे दोनों यानी वो सीन और उनकी ये पेंटिंग बहुत सिमिलर थे। क्वेश्चन नंबर 8, थ्रूआउट द टेक्स्ट द फेमस मैन इज डिस्क्राइब्ड एज द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड एंड येट एट द एंड he wishes his name was Cezanne. Why do you think someone who is already famous will want to be known by the name of another famous artist? What does this say about how he feels about Cezanne? इस पूरे टेक्स्ट में इस फेमस आदमी को विश्व के सबसे बड़े पेंटर के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन तब भी कहानी के एंड में यह आदमी चाहता है कि उसका नाम सीज़ेन होता। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक ऐसा आदमी जो पहले से फेमस है वो किसी दूसरे फेमस आर्टिस्ट के नाम से जाना जाए? इससे आप क्या कह सकते हैं कि वो आदमी सीज़ेन के बारे में क्या फील करता था? इसका आंसर है, जनरली इट डज नॉट हैपन दैट अ मैन हु इज़ ऑलरेडी फेमस will want to be known by the name of another famous artist. But in the text, Picasso wanted to be known by the name of Cezanne. So, we can say that Picasso was also influenced by the personality of Cezanne. मतलब जनरली ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान जो खुद ही फेमस हो वो किसी और के नाम से जाना जाए, ये उसे अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन इस पूरे टेक्स्ट को पढ़ने के बाद एंड में हमें ये पता चलता है कि पिकासो चाहते हैं कि वे सीज़ेन के नाम से जाने जाए या उनका नाम सीज़ेन होता। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पिकासो सीज़ेन के पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस हुए होंगे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।